हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डिटेल्स क्लासेज में। तो जो हमारी पेपर की सीरीज चल रही थी शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर से अनुदेशन, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये MGKV पे सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, जो क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है इसलिए मैं फिर से वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों के डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। बाकी अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में हैं, आपका ये पेपर है, तब भी आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए। आप अपना सिलेबस मैच करिए और वैसे भी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इस पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। तो बस यही था। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एक चीज़ और मेंशन करूँगी कि आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मैंने इस नाम की, यानी जो MGKV सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है, इस नाम की एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। उसमें और भी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पे जाके देखिए, आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पे जो है सबसे पहले देख सकते हैं आपकी जो पेपर का नाम है मैंने वो लिख दिया है। बाकी जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न उपागमों या घटकों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि शिक्षा के कठोर शिल्प उपागम तथा मृदु शिल्प उपागम की व्याख्या कीजिए। या पूछ सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम से आप क्या समझते हैं। या पूछ सकता है कठोर शिल्प, मृदु शिल्प तथा प्रणाली उपागम की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, अगर आप ये प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन में एक बार इंक्लूड करके बताया था, लेकिन उसमें शायद उतना एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी। इसलिए मैं अब इसको पार्ट टू पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है शैक्षिक तकनीकी के उपागम के बारे में जानेंगे कि कितने उपागम होते हैं। फिर हम एक एक करके तीनों उपागमों के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे हेडिंग है वो हम डालेंगे शैक्षिक तकनीकी के उपागम, घटक या चरण। तो लिखेंगे शैक्षिक तकनीकी के 3 रूप या उपागम है जिसे लैम्सडेन ने वर्गीकृत किया था। ये 3 उपागम हैं। देखिए, एक होता है शैक्षिक तकनीकी प्रथम, जिसको कि हम लोग हार्डवेयर उपागम या हार्डवेयर अप्रोच या कठोर शिल्प उपागम भी कहते हैं। मतलब ये अलग अलग नाम है एक ही चीज़ के। दूसरा है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, जिसे हम मृदुल शिल्प उपागम या कोमल शिल्प उपागम भी कहते हैं। इसको सॉफ्टवेयर अप्रोच भी या सॉफ्टवेयर उपागम भी कहते हैं। तीसरा है शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम, जिसे हम सिस्टम अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार होते हैं। तो तीनों हमने देख लिए। 3 रूप या उपागम होते हैं शैक्षिक तकनीकी के। अब इन्हीं के बारे में हमसे पूछा था तो हम इसी के बारे में एक एक करके सब तीनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला हमारा आता है कठोर शिल्प उपागम। तो कठोर शिल्प उपागम को अंग्रेजी में हार्डवेयर अप्रोच कहा जाता है, जहां हार्डवेयर का अर्थ है धातु या पदार्थ, अप्रोच का अर्थ है समीप आना या निकट आना। देखिए, आप इसके अर्थ को किस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इसके जो शब्द हैं उसके अर्थ को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, इसमें 2 शब्द हैं, क्योंकि कठोर शिल्प उपागम को इंग्लिश में हम हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर का मतलब धातु या कोई भी पदार्थ, और अप्रोच का मतलब क्या होता है? समीप लाना या निकट लाना या पास लाना। तो जब हम किसी धातु से बने पदार्थ को या यंत्र की सहायता से जब हम शिक्षण अधिगम को निकट लाते हैं तो वही हमारा हार्डवेयर अप्रोच हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ नीचे लिखा गया है कि अतः हार्डवेयर अप्रोच का अर्थ हुआ किसी धातु से बने यंत्र की सहायता से शिक्षण एवं अधिगम का निकट आना। जैसे मैंने कहा किसी धातु से बने यंत्र की सहायता से, तो आप ये देखो, जब शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, यानी शिक्षण की और अधिगम की ये जो प्रक्रिया है, जैसे हमने उसमें कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो कंप्यूटर एक क्या है? धातु से बना एक यंत्र है। उसकी सहायता से हम शिक्षण और अधिगम को पास ला रहे हैं ना, मतलब पढ़ाना और सीखना, टीचिंग और लर्निंग, वो दोनों पास आ रहे हैं, अच्छे से हो पाते हैं, ईजिली हो पाते हैं, सरल हो पाते हैं। तो उसकी मदद से अधिगम और जो शिक्षण है वो पास आ जाते हैं। मतलब दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता। उसकी मदद से दोनों प्रक्रिया बहुत अच्छे से, सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हो पाती है। तो यही चीज़ है कि किसी धातु से बने यंत्र की सहायता से शिक्षण एवं अधिगम का निकट आना, यही होता है हार्डवेयर अप्रोच। अब यहाँ पर अर्थात में लिखेंगे कि शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों के प्रयोग को कठोर शिल्प उपागम कहते हैं। यानी जब हम शिक्षण में, यानी जो शिक्षण प्रक्रिया है, इसमें जब हम
यंत्र की मशीनें यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी धातु से बने यंत्र, जो अभियंत्रण की मशीनें हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया, आपका टेलीविज़न हो गया, ये सब क्या है, अभियंत्रण की तो मशीन है। तो इनके प्रयोग को कठोर शिल्प उपागम कहते हैं। तो ओवरऑल आपने देखा क्या कि जो भी धातु से बने पदार्थ हैं, अगर उसका प्रयोग हम शिक्षण में करते हैं तो वही क्या होता है, कठोर शिल्प उपागम। कठोर शिल्प उपागम को देखिए और कई नामों से जाना जाता है, जैसे मशीन प्रणाली, हार्डवेयर उपागम, शैक्षिक तकनीकी प्रथम। तो मशीन प्रणाली क्यों, क्योंकि मशीनों का प्रयोग हो रहा है इसमें, और बाकी नाम मैंने पहले ही बताया कि इनको इन नामों से जाना जाता है। अब इस उपागम के अंतर्गत श्रव्य दृश्य सामग्री को लिया जाता है, इसलिए इसे श्रव्य दृश्य सामग्री भी कहते हैं। यानी अगर हम जैसे बात करें तो ये जो कठोर शिल्प उपागम है, इसके अंतर्गत जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, जैसे मैंने कहा कि रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सब क्या है, ये श्रव्य दृश्य सामग्री ही तो है। तो इसी को लिया जाता है, तो इसीलिए इसे हम श्रव्य दृश्य सामग्री भी कहते हैं। तो क्योंकि यंत्रों जो मशीन है जो वो क्या है, धातु से बने हैं, तो जैसे रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, तो इन सबको हम इसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं, तो यानी इसको लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें श्रव्य दृश्य सामग्री का ही हिस्सा है, तो इसी वजह से इसको हम लोग श्रव्य दृश्य सामग्री भी कहते हैं। आगे है कि कुछ विद्वान इसे शिक्षा का मशीनी चरण कहते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मशीनी यंत्र जो है उनका प्रयोग हो रहा है, इसीलिए हम इसे शिक्षा का मशीनी चरण भी कह रहे हैं। क्योंकि जो आपके कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, प्रोजेक्टर है, ये सब क्या है, यह एक मशीनी यंत्र ही तो हैं, तो इसीलिए इसे शिक्षा का मशीनी चरण भी कहते हैं। आगे कठोर शिल्प उपागम के बारे में बताया गया है कि ओवरऑल इसका तात्पर्य क्या है। तो अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें देखी, आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि ओवरऑल इसमें कुछ और नहीं है, बस इतना है कि जब हम धातु या पदार्थ से बने मशीनी यंत्रों का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं, तो उसे हम कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत या क्या फिर लिख सकते हैं, कठोर शिल्प उपागम का तात्पर्य शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले उन तकनीकी उपकरणों से है। तकनीकी उपकरण के अंतर्गत देखिए, जो भी धातु या पदार्थ से बने यंत्र आ गए वो सारी चीज़ें, तो हम कह सकते हैं उन प्रयुक्त होने वाले उन तकनीकी उपकरणों से है। तकनीकी उपकरण के अंतर्गत आप सब जो श्रव्य दृश्य सामग्री है उसको यहाँ पे रख लीजिएगा। तो जिसके माध्यम से अब आप ये खुद बताएंगे कि जब आप क्लास में ये देखते हैं कि अध्यापक और जो शिक्षार्थी हैं, अगर वो अपनी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक जो है अगर श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करता है, तो उससे क्या होता है, शिक्षा प्रक्रिया में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आपको ये चेंज देखने को मिलेगा कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सरल और आसान हो जाती है। बच्चे और अध्यापक दोनों रुचि लेने लगते हैं शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत। तो जो शिक्षण प्रक्रिया हो जाती है वो किस तरह बन जाती है, वो प्रभावशाली बन जाती है। तो ये चीज़ें आपको क्लास में देखने को मिलेगा जब अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है। तो अगर वो इन सारी चीज़ों का प्रयोग करता है तो उसके साथ एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है कि जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, कि अध्यापक किन उद्देश्यों को लेके टीचिंग कर रहा है, अध्यापन कर रहा है या शिक्षण कर रहा है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो जाती है, यानी उन उद्देश्यों को वो प्राप्त भी कर लेता है। तो यही यहाँ पे परिभाषा में लिखा गया है कि अतः कठोर शिल्प उपागम का तात्पर्य शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले उन तकनीकी उपकरणों से है जिनके माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया को सरल, रुचिपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जाता है तथा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कठोर शिल्प उपागम का क्या तात्पर्य है। तो बहुत आसान है कि जब हम शिक्षा में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो उन तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने से जो शिक्षा प्रक्रिया है वो बहुत रुचिपूर्ण, आसान और प्रभावशाली बन जाती है और शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उसको भी प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, तो ये था छोटा सा परिभाषा। तो देखिए कठोर शिल्प उपागम में हम आगे लिखेंगे कि कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर आदि आते हैं। क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री हमारा कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत है, तो वो सारी चीज़ें हमारी रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर सब इसके अंतर्गत ही आएंगे।
तो आगे है कि इसके अंतर्गत कम से कम समय में अधिक से अधिक छात्रों को विषय संबंधी ज्ञान दिया जा सकता है। आप इमेजिन कर लो कि जब आप क्लास में बैठे हो, अध्यापक को कोई टॉपिक पढ़ाना है, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहा है, तो कम से कम समय में वो अधिक से अधिक बच्चों को जो भी शिक्षा संबंधी विषय संबंधी जो ज्ञान है वो दे पाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। आगे लिखेंगे कठोर शिल्प उपागम को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि कठोर शिल्प उपागम में आपके श्रव्य दृश्य सामग्री आते हैं, तो हम वही कहेंगे कि ये जो उपागम है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला हो जाएगा श्रव्य साधन, दूसरा दृश्य साधन, तीसरा श्रव्य दृश्य साधन। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण में श्रव्य साधन में लिख दिया है रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि। दृश्य साधन के उदाहरण में लिखा है चार्ट, मैप आदि। और श्रव्य दृश्य साधन के उदाहरण में लिखा है टीवी, कंप्यूटर आदि। तो देखिए, अगर आप चाहें तो इसको और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। जैसे श्रव्य साधन क्या है, जिसमें कि श्रवण इंद्रियां हमारी काम में आती हैं। दृश्य साधन जिसमें हमारी जो है दृश्य वाली जो इंद्रियां आती हैं, देखने की जो इंद्रियां आती हैं वो काम में आती हैं। और श्रव्य दृश्य में जो देखने और सुनने दोनों की इंद्रियां हमारी इंक्लूड होती हैं, जिस साधन के अंतर्गत, वो श्रव्य दृश्य साधन। तो इस तरह आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तब लिखिए उदाहरण, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पॉइंट हम इसमें लिख चुके होते हैं, तो इतना बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप इसके उदाहरण को भी बताएं। आप उदाहरण के माध्यम से भी जो है समझा सकते हैं। आपको इसका के मतलब परिभाषा वगैरह इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में है कि ये जो उपागम है वो 3 बातों पर विशेष जोर देता है। वो 3 बात क्या क्या हैं? ज्ञान का संचय करना, ज्ञान का प्रसारण करना, ज्ञान का विस्तार करना। यानी ज्ञान को पहले इकट्ठा करने का भी काम करते हैं, ज्ञान को प्रसारित करने का भी काम करते हैं, और ज्ञान को विस्तार करने का भी काम करते हैं। तो ये 3 बातों पर ये उपागम बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो यहाँ पे हमारा कठोर शिल्प उपागम खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कभी अब पूछा गया कि कठोर शिल्प उपागम क्या होता है, हार्डवेयर अप्रोच क्या होता है, तो आप अपनी भाषा में बहुत आसान शब्दों में इसको बता सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कोमल शिल्प उपागम या मृदु शिल्प उपागम की। तो लिखेंगे कि मृदुल शिल्प उपागम को शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी के नामों से भी जाना जाता है। यानी इसके और कई नाम हैं, वो पहले ही मैंने यहाँ पे बता दिया है कि इन्हीं नामों से भी हम इसे जानते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए लिखेंगे कि इस उपागम में मशीनों का प्रयोग नहीं होता है। यानी मशीन का प्रयोग हम नहीं करते, क्योंकि मशीन का प्रयोग तो हम लोग कठोर शिल्प उपागम में करते थे। तो इसमें हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं आगे देखेंगे। तो यह उपागम विज्ञान व तकनीकी पर आधारित न होकर सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विशेषकर अधिगम के मनोविज्ञान की आधारशिला पर खड़ा है। यानी जब हम शैक्षिक तकनीकी की बात करते हैं, तो आपने शैक्षिक तकनीकी अगर अभी देखा होगा, जब मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किया था तो उसमें आपने देखा होगा, तो मैंने कहा था कि शैक्षिक तकनीकी क्या है कि हम उसमें जब हम यंत्रों का उपयोग करते हैं, तकनीकी का उपयोग करते हैं, तो वो शैक्षिक तकनीकी है, लेकिन वो इसका संक्षिप्त रूप होता है। अगर हम विस्तृत रूप की बात करें तो हम जब शैक्षिक मनोविज्ञान, वैज्ञानिक सिद्धांतों विधियों का प्रयोग करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही साथ यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तकनीकियों का प्रयोग करते हैं, तो वो पूरा टोटल मिला के वो शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। तो उसी को जब बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है 3 भाग में, तो एक भाग जो आता है वो तकनीकी का उपयोग वाला, वो कठोर शिल्प उपागम में चला जाता है। और जो मनोवैज्ञानिक, जो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का या अधिगम का जो मनोविज्ञान है, अगर उसकी वो जब आता है तो वो आपके कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत आता है। तो वही यहाँ पर लिखाया गया है कि यह उपागम विज्ञान और तकनीकी पर आधारित नहीं होता है, बल्कि यह सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और अगर हम स्पेशली बात करें तो जो अधिगम का मनोविज्ञान है उस पर यह बेस्ड होता है, ठीक है, उस पर यह आधारित होता है या उसकी आधारशिला पर खड़ा होता है। अब इस उपागम में शिक्षण तथा अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले मैंने ही बताया था आपको शैक्षिक तकनीकी वाले पार्ट में ही कि शिक्षण और अधिगम के लिए जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं कि किस तरह से बच्चों को, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए वो अध्यापक केंद्रित नहीं होकर जो है विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। अब इसका तात्पर्य क्या है कि हमें बच्चों के अनुरूप, यानी बच्चों की क्या नीड है, क्योंकि एक क्लास में इंक्लूसिव क्लास होती है, यानी हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत तेज़ होंगे, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। तो वो हमको हर एक बच्चे को ध्यान में रख के चलना पड़ता है, हर एक बच्चे का
क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह कितना स्पीड से वो सीखता है, या किस ज़्यादा मतलब किस हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि का उपयोग करके वो ज़्यादा अच्छे से सीख रहा है। तो हमको सब कुछ देखना पड़ता है। तो जो हम कहेंगे कि शिक्षण अधिगम के लिए जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का हम प्रयोग करते हैं इस उपागम के अंतर्गत, तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत आपका सब कुछ आ जाता है कि बच्चा किन विधियों से सीख रहा है, किस तरह सीख रहा है, बच्चों की नीड क्या है, सब कुछ हम इसके अंतर्गत देखते हैं। और जब हम इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं शिक्षा और अधिगम के लिए, तो उससे हम विद्यार्थियों के व्यवहार में भी अपेक्षित परिवर्तन कर सकते हैं। या तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जिसे इस उपागम में शिक्षा तथा अधिगम के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। यानी हम बच्चे के व्यवहार को कि उसमें अपेक्षित यानी अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर लें कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, बच्चे का माइंड क्रिएटिव हो जाए, क्योंकि वो सीखेगा तभी वो पूछेगा। क्योंकि जब उसको समझ में ही नहीं आएगा तो वो कुछ पूछेगा भी क्या, कुछ भी नहीं पूछेगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आगे लिखेंगे कि इस उपागम के माध्यम से ही नवीन शिक्षण विधियों, प्रविधियों, तकनीकों, उपयुक्तियों एवं व्यूह रचनाओं का निर्माण एवं विकास किया जाता है। व्यूह रचनाएं मतलब जो टीचिंग मेथड्स हैं, किन मेथड्स से पढ़ाया जाए, तो वही बात की गई है कि ये जो उपागम है इसी के माध्यम से ही जो भी शिक्षा प्रक्रिया के दौरान हमारी शिक्षण विधि हैं, क्या प्रविधियां हैं, किस तरह की तकनीकी युक्तियों और व्यूह रचनाओं का निर्माण और विकास किया जाता है। तो ये सब किसके माध्यम से किया जाता है, वो कोमल शिल्प उपागम के माध्यम से इन सभी चीज़ों का निर्माण और विकास किया जाता है। और आगे इसी में लिखेंगे, और इस उपागम के अंतर्गत ही कार्य विश्लेषण, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहार परक शब्दावली में लिखना, छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार का परीक्षण करना, पुनर्बलन देना और शिक्षण कार्यों का मूल्यांकन करना आदि क्रियाओं के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण अधिगम से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं का संपादन इस तकनीकी के द्वारा किया जाता है। अब इसको तो आसान भाषा में समझते हैं कि हम बात करें कार्य विश्लेषण की, यानी जो भी कार्य चल रहा है उसका विश्लेषण करना, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो भी कार्य चल रहे हैं उसका विश्लेषण करना कि वो कैसा चल रहा है, कितना सफल हुआ, सब कुछ। और जो उद्देश्य हैं उसको जो है व्यवहार परक शब्दावली में लिखना है, यानी कौन कौन से उद्देश्य शिक्षा के जो कि हमें पूरे करने हैं वो सब कुछ पहले से ही लिख के रखना कि हमको इन उद्देश्यों को पूरा करना है शिक्षण के दौरान या शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत। और छात्रों के व्यवहारिक प्रारंभिक व्यवहार का परीक्षण करना कि छात्रों का व्यवहार कैसा है, छात्र क्लास में रुचि ले रहे हैं कि नहीं, छात्र चीज़ों को सीख रहे हैं कि नहीं और कितने अच्छे से सीख रहे हैं, उनको कहाँ कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, वो सब कुछ उनका जो प्रारंभिक व्यवहार है उसको पहले से एनालिसिस करना, उसका परीक्षण करना। और पुनर्बलन देना, यानी बच्चों को जहाँ पर जैसी नीड है उसको वहाँ पर उस तरह का पुनर्बलन देना कि बहुत अच्छे बच्चे, आप लोगों को समझ में आ गया, शाबाश, या बहुत अच्छे। तो एक पुनर्बलन हम देते हैं ना, चाहे वो हमने पुनर्बलन में देखा है धनात्मक पुनर्बलन, यानी बच्चों को हम कुछ उपहार स्वरूप दें, और नकारात्मक जैसे जहाँ पर वो गलती करे उसे डांट दें, जहाँ पर भी वो कुछ गलत करे उसे समझा दें। तो इस तरह से पुनर्बलन देना। और शिक्षण कार्यों का मूल्यांकन करना, यानी जो शिक्षण कार्य चल रहा है वो कैसा चल रहा है, वहाँ कहाँ पर कमियां हैं, उसको किस तरह से दूर किया जाता है या करना चाहिए, यानी शिक्षण कार्यों का मूल्यांकन करना। ये सभी जो क्रियाएं हैं, क्योंकि आप एक क्लास में जाते हैं, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो भी अभी सारी चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें आपके शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान आपको देखने को मिलती हैं। ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपके कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इन सभी प्रक्रियाओं यानी इन सभी क्रियाओं के बारे में इस उपागम के अंतर्गत ही जो है विचार विमर्श किया जाता है। ये कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत देखिए सारी चीज़ें नहीं आएंगी कि बच्चों का व्यवहार क्या है, बच्चों को किस तरह से पुनर्बलन देना है, क्या उद्देश्य है शिक्षण के हम जो हमें पूरे करने। तो इसमें कहीं तकनीकी का उपयोग नहीं हो रहा है, इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, सामाजिक विज्ञान, इन सब का उपयोग हो रहा है। तो इसीलिए ये आपके कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत आएंगे, यानी इस उपागम के अंतर्गत ही इन सभी क्रियाओं के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। तो एक संक्षिप्त भाषा में बात करें तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है उससे संबंधित सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं,
क्रिया, क्योंकि क्रिया के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा ना, कि क्या उद्देश्य होने चाहिए, किन उद्देश्यों को पूरा करना है, छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन लाना है या क्या परिवर्तन आ रहा है, कौन सी विधि हमको यूज करनी है क्लास के दौरान, बच्चे को पहले से एनालिसिस करना है कि बच्चा किस तरह के लेवल का है और उसको किस तरह से समझाने पे उसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो सभी प्रकार के जो भी क्रियाएं हो रही हैं शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत, वो सभी क्रियाओं का जो संपादन है वो हम इसी तकनीकी के द्वारा करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इस प्रकार शिक्षा अधिगम से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं का संपादन इसी तकनीकी के द्वारा किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी चलिए हम इसके बारे में जो और पॉइंट है उसको अगले पेज पे देखते हैं। आगे अब लिखेंगे कि यह तकनीकी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सरल, रुचिकर, प्रभावशाली तथा कोमल बनाती है, इसलिए इसे कोमल उपागम कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात है, जब हम इन सारी बातों का जो भी मैंने आपसे कहा उन सभी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो उससे जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है उसे हम सरल बना सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं, क्योंकि हम ये देखते हुए कि हमको क्या क्या कहाँ पर किस तरह की विधियाँ यूज करनी है, कि बच्चों के जो व्यवहार है उसको पहले से एनालिसिस करना है कि किसको किस तरह से समझाना चाहिए या किस तरह से बताना चाहिए, सब कुछ जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं सब कुछ पहले से निर्धारित करना चाहिए। तो अगर हम सब कुछ जो मैंने अभी बोला अगर उन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो उससे शिक्षा अधिगम प्रक्रिया जो है वो सरल, रुचिकर, प्रभावशाली तथा कोमल बनती है, इसलिए इसे हम कोमल उपागम कहते हैं। आगे है कि कठोर उपागम द्वारा जो शिक्षण युक्तियाँ तथा अथवा शिक्षण सामग्री तैयार की जाती है उसका प्रयोग कोमल उपागम द्वारा किया जाता है। इसी कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर उपागम दोनों में गहरा संबंध है। देखिए यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि आपको भी पता है कि हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत श्रव्य दृश्य सामग्री आती है, जैसे कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, चौक हो गया, मॉडल हो गया, है ना। अगर हम उन युक्तियों का प्रयोग जो शिक्षण सामग्री हमारी हैं उसका प्रयोग अगर हम शिक्षा प्रक्रिया के दौरान करते हैं, मतलब उसकी मदद से हम जैसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर एक यंत्र है तो वो आपका हार्डवेयर उपागम होगा, लेकिन उस यंत्र की मदद से हम अपनी शिक्षा प्रक्रिया को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसकी मदद से चीज़ों को बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम उस यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी शिक्षक मतलब अगर हम कहें कि शिक्षक उन यंत्रों का प्रयोग करके अपनी शिक्षा प्रक्रिया को बेहतर कर रहा है, बच्चों को अच्छे से चीज़ें समझा रहा है, तो उन यंत्रों का प्रयोग हम कह सकते हैं ना कि कोमल उपागम के अंतर्गत किया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है। तो हम ये कहेंगे ना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में क्या है, गहरा संबंध होता है, कि हार्डवेयर जो शिक्षण सामग्री हार्डवेयर के अंतर्गत आती है उसी का प्रयोग हम कोमल उपागम है उसके अंतर्गत करते हैं। तो आगे है कि अर्थात हार्डवेयर उपागम जैसे रेडियो, टीवी आदि के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ, पुनर्बलन, मूल्यांकन आदि मृदुल उपागम के अंतर्गत आते हैं। यानी उन सभी का प्रयोग करके जो है शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन करते हैं, जो हम पुनर्बलन करते हैं वो सभी मृदुल उपागम के अंतर्गत आएंगे। आगे लिखेंगे इसी में कि यह इस उपागम का उद्भव स्किनर तथा अन्य व्यवहार शास्त्रियों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो आगे इसमें लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि इस तकनीकी में शिक्षा के इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेस तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है। यानी शिक्षा में हम क्या इनपुट दे रहे हैं, उसमें क्या आउटपुट निकलेगा हमारा और क्या प्रोसेस होगा, तीनों पक्षों के विकास पर इसके अंतर्गत कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। तो आई होप कि आपको कोमल शिल्प उपागम समझ में आ गया होगा। कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत स्पेशली हम करते क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हम कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत युक्तियाँ जो हमारी हैं, जो शिक्षण सामग्रियाँ हैं, उसी का प्रयोग करके हम अपनी शिक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं, रुचिकर बनाते हैं, तो वो सब कुछ आएगा कोमल उपागम के अंतर्गत। ठीक है, तो हम कठोर शिल्प उपागम का यूज करते हैं, उसका प्रयोग करके हम कोमल शिल्प उपागम को अप्लाई करते हैं। तो ये था हमारा कोमल शिल्प उपागम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। बहुत आसान था, बहुत कठिन नहीं। अगर आप देखो, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि रटो, आप लोग रटो मत। देखो जैसे मैंने कहा कि आप इस चीज़ को समझो और आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ, क्योंकि आपका कोमल शिल्प उपागम बहुत अलग चीज़ नहीं है। एक में कठोर में आप लोग ऑब्जेक्ट यानी यंत्र का जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो चीज़ें हमारी कठोर में आ जाती हैं। तो जैसे आप लोग ऐसे समझो, एक आसान एग्जांपल देती हूँ। नॉर्मली हम लोग कहते हैं ना कि
कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें, आप ये अभी भूल जाओ, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंतर्गत हम केवल अभी इससे मतलब नहीं है, शैक्षिक तकनीकी के उपागम की बात हम नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली एक आप कंप्यूटर लेते हो तो आप यार क्या कहते हो कि यार ये जो कंप्यूटर का बाहरी स्ट्रक्चर है वो आपका देखिए हार्डवेयर में आ जाता है, यानी जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, है ना, ये सारे ही हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाती हैं। और आप कहते हो यार ये सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में इंटर कर दो या मेरे कंप्यूटर में डाल दो या ये सॉफ्टवेयर चढ़ा दो यार इस पर, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, वो आपका कोमल स्वरूप उपागम का हिस्सा कह सकते हो। और जो कंप्यूटर का बाहरी भाग है जिसे आप छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, वो आपके कठोर शिल्प उपागम का भाग है। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही आप देखिए, आप कोई भी काम करना हो आप उससे कर सकते हो, सॉफ्टवेयर की मदद से ही करते हो। तो जो प्रक्रिया होती है, जो विधियाँ यूज होती हैं शिक्षा अधिगम के लिए, वो सब कुछ आपके कोमल का भाग हो जाएंगी, कोमल शिल्प उपागम का। और जो बाहरी स्ट्रक्चर है, यानी जो ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर मैंने एक ऑब्जेक्ट यूज किया तो वो आपका कठोर शिल्प उपागम का भाग हो जाएगा। तो ये अंतर है कठोर और कोमल में। तो चलिए अब हमारा थर्ड पॉइंट जो बचा है प्रणाली उपागम, उसको देख लेते हैं। तो प्रणाली उपागम में आप लिखेंगे कि शिक्षा तकनीकी में यह उपागम वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित उपागम है, यानी लेटेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रचलित आपका प्रणाली उपागम है। तो प्रणाली उपागम बस आप सिंपल इतना जान लो कि आपके दो उपागम जो अभी आपने देखे, हार्डवेयर उपागम और सॉफ्टवेयर उपागम, ये इन दोनों का मिक्सचर है, यानी इसमें दोनों को साथ में लिया जाता है। इसीलिए ये उपागम हम इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो इसी चीज़ को आगे आपको देखने को मिलेगा। तो लिखेंगे यह कठोर उपागम एवं मृदुल उपागम को जोड़ने वाला उपागम है, यानी इसमें दोनों साथ में चलते हैं, यानी दोनों को इसमें साथ में रखा जाता है। अर्थात इस उपागम के द्वारा हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागमों को इस प्रकार जोड़ते हैं ताकि शैक्षिक उद्देश्य पूरे किए जा सकें। यानी जो हमारे उद्देश्य हैं शिक्षा के, जो हम पहले से अध्यापक जाता है तो जो शैक्षिक उद्देश्य मान के चलता है कि ये उद्देश्य हमको पूरे करने हैं, तो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम दोनों को साथ में लेके चलता है प्रणाली उपागम के द्वारा। यानी प्रणाली उपागम में आपके हार्डवेयर यानी कठोर शिल्प उपागम और आपके कोमल शिल्प उपागम जो हैं वो दोनों को इस प्रकार जोड़ा जाता है इस उपागम के प्रणाली उपागम के अंतर्गत कि जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको वो पूरा कर सके, यानी उस शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। अब शैक्षिक तकनीकी तृतीय को प्रणाली उपागम कहा जाता है, इसे प्रबंध तकनीकी भी कहते हैं। तो ये इसका एक और नाम है प्रबंध तकनीकी यानी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। अब इस उपागम का देखिए उद्भव कब हुआ, ये आया कब, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रणाली उपागम का विकास हुआ। अब इस उपागम की खासियत क्या है कि इसमें प्रबंध, शासन, व्यापार, उद्योग एवं सेना संबंधी समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। यानी जो प्रणाली उपागम है, क्योंकि इसमें दोनों उपागमों को साथ में लेकर चला जाता है, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर तो है ही, और इसलिए क्या है, ये प्रबंध हो, शासन हो, व्यापार हो, उद्योग हो, चाहे सेना संबंधी किसी भी तरह की समस्या हो, उसके विषय में निर्णय लेने के लिए उसके विषय में जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए इस प्रणाली उपागम ने जो है एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया था। यानी इस प्रणाली उपागम ने काफ़ी मदद किया है, यानी ये हर एक क्षेत्र की से संबंधित समस्याओं के समाधान में काफ़ी मददगार साबित होता है। ऐसा नहीं कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में, ये हर एक क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसके समाधान में काफ़ी मदद करता है या उसके विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। अब क्योंकि हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के अंतर्गत भी इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रणाली उपागम का अर्थ समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो लिखेंगे कि प्रणाली उपागम का अर्थ किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्व नियोजन करना, अर्थात एक ऐसी प्रणाली बनाना जो कार्य को सही ढंग से करने में सहायक हो, उसे प्रणाली उपागम कहते हैं। यानी अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका प्रणाली उपागम का अर्थ क्या है कि अगर हमको कोई काम करना है तो उसके लिए पहले से ही नियोजन कर लेना, पहले से ही प्लानिंग कर लेना कि इस तरह से हम ये काम करेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी, तभी हमारा ये काम पूरा हो पाएगा। तो यही प्रणाली उपागम का अर्थ है। यानी
यह एक ऐसी प्रणाली है जो कार्य को सही ढंग से करने में सहायक है, यानी क्योंकि हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। जब जब भी देखिए आप कहीं जाते हो घूमने तो आप प्लान करके जाते हो। अगर आप मनाली जा रहे हो तो आप पहले से प्लान करके जाओगे, या फिर आप जो है दोस्तों के साथ फील्ड में खेलने जा रहे हो। अगर हम कहें तो आप बैटिंग मतलब क्रिकेट खेलने जा रहे हो या बैडमिंटन खेलने जा रहे हो, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, सब लोग पहले से प्लानिंग करके जाता है ना कि बैट ले लो या फिर बॉल ले लो, या फिर जो सेविंग किट होती है कि सेव करने के लिए, कि पैर में नी के लिए नी पैड ले लेते हो, तो पहले से एक प्लान करके जाते हो। तो किसी कार्य को करने से पूर्व या करने के लिए पूर्व से ही नियोजन करना ही प्रणाली उपागम है, यानी पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं किसी कार्य को हम लोग सही ढंग से करने के लिए। तो यही होता है प्रणाली उपागम। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षण कार्य करते समय कक्षा में शिक्षण व अधिगम की विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, यानी आपको भी पता है जब क्लास में अध्यापक जाता है तो शिक्षण और बच्चे सीखते हैं यानी अधिगम, तो उसकी अनेक परिस्थितियां कक्षा में हमें देखने को मिलती हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हार्डवेयर उपागम तकनीकी व सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यानी हम देखते हैं कि क्लास में किस तरह के बच्चे हैं, किस तरह के हमारा टॉपिक है जिसको कि हमें पढ़ाना है, उसमें क्या क्या हम हार्डवेयर जो उपागम है यानी जो भी हम क्या यंत्र मशीनी यंत्र यूज कर सकते हैं, और उन यंत्रों की मदद से कौन कौन सी विधि यूज करें कि हम बच्चे को अच्छे से समझा पाए, या टीचर कहे कि हम चीज़ों को अच्छे से बच्चों को समक्ष रख पाएँ या बता पाएँ। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही हार्डवेयर उपागम तकनीकी व सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी की आवश्यकता के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ है कि आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। क्लास की जैसी भी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार कठोर उपागम और मृदुल उपागम दोनों को उस आवश्यकता अनुसार कक्षा की परिस्थिति के अनुरूप प्रयोग किया जाता है। इन दोनों का प्रयोग शिक्षा में शैक्षिक परिस्थितियों के अनुसार करना ही क्या है, प्रणाली उपागम है। यानी पहले से हम ये प्लान कर लेते हैं कि हमको किस तरह से कठोर शिल्प उपागम का प्रयोग करना है और कठोर शिल्प उपागम का प्रयोग करके कोमल शिल्प उपागम का प्रयोग करना है। तो दोनों को साथ में किस तरह शैक्षिक परिस्थितियों में लेना है, वही हमारा क्या है, प्रणाली उपागम है। यानी दोनों का प्रयोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग शिक्षा में शैक्षिक परिस्थिति जो हमारी क्लास के अंदर चल रही है उसके अनुसार ही उनका उपयोग करना प्रणाली उपागम कहलाता है। तो इसी में देखिए आगे लिखेंगे कि इस प्रणाली के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षा के नियोजन, संगठन, संचालन और मूल्यांकन में बहुत सहायता मिलती है। तो अभी तक आपने देखा कि कक्षा के अंदर किस तरह ये काम करता है। क्लास में भी आपने देखा ना कि शैक्षिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं एक अच्छा अगर हम शिक्षा की बात करें कक्षा के अंतर्गत। लेकिन मैंने कहा ये भी कि अभी आपने ऊपर देखा कि ये हर एक फील्ड में काम करता है प्रणाली उपागम। तो ये अगर शिक्षा की बात करें तो शैक्षिक प्रशासन संबंधी जो समस्याएं हैं, यानी कि जो शिक्षा का प्रशासन वाला जो भाग है वो उसके अंतर्गत क्या समस्याएं आ रही हैं, ये प्रणाली उसका भी विश्लेषण करती है और वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण करती है कि कहाँ पे किस तरह से कमियां हैं, किस तरह की समस्याएं हैं जो हमें दूर करनी है। तो ये प्रणाली क्या करती है, जो शैक्षिक प्रशासन संबंधी समस्याएं हैं उसका भी विश्लेषण करती है और वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण करती है। तो उसके इस साथ ही साथ जो ये प्रणाली है इसके द्वारा जो शिक्षा है, शिक्षा के नियोजन, शिक्षा के संगठन, शिक्षा के संचालन और शिक्षा के मूल्यांकन में भी बहुत मदद मिलती है। तो ये प्रणाली हर एक फील्ड में काम करती है, ऐसा नहीं कि केवल क्लास के अंदर, ये हर एक तरह से काम करती है। क्लास के बाहर भी, शिक्षा से संबंधित भी, शिक्षा के अतिरिक्त जगहों जैसे सेना के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, अभी आपने ऊपर देखा हर एक क्षेत्र में काम करती है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के नियोजन में शिक्षा का क्या संगठन होगा, किस तरह से करना है, शिक्षा का संचालन किस तरह से हो और मूल्यांकन किस तरह से हो, इन सब में भी ये बहुत सहायता करती है ये प्रणाली, यानी प्रणाली उपागम। और इस प्रकार प्रणाली उपागम के द्वारा विद्यालय के प्रबंध, प्रशासन और व्यवस्था संबंधी समस्याओं का समाधान करके उसे प्रभावशाली और कम खर्चीला बनाया जा सकता है। यानी ये पहले से ही जो विद्यालय का प्रबंध है या प्रशासन है या व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या समस्याएं हैं उनका ये
एनालिसिस करके, विश्लेषण करके उसका समाधान करती है। और समाधान, क्योंकि पहले से एनालिसिस करके समाधान करती है और ये प्रणाली उपागम की खासियत है कि ये किसी भी कार्य को करने से पूर्व नियोजन करती है। तो जब पहले से आप प्लानिंग करके कोई काम करते हो तो वो काफ़ी प्रभावशाली भी बनता है और साथ ही साथ कम खर्चीला भी बनता है। तो ये क्या करता है, ये इसकी मदद से हम इन समस्याओं का समाधान करके उसे प्रभावशाली भी बनाते हैं और उसे कम खर्चीला बनाते हैं, क्योंकि पहले से हम एक नियोजन, एक प्रोसेस पहले से सेट करके चलते हैं कि इस तरह से करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो उससे क्या होता है कि वो खर्चीली भी कम बनती है। तो ये था आपका प्रणाली उपागम। यहाँ पे एक फिगर है जो आप देख पाएंगे, शैक्षिक तकनीकी प्रथम यानी कठोर शिल्प उपागम और शैक्षिक तकनीकी द्वितीय यानी मृदुल शिल्प उपागम। दोनों को यहाँ पे साथ में हम किसके अंतर्गत देखते हैं, शैक्षिक तकनीकी तृतीय यानी प्रणाली उपागम के अंतर्गत। यानी प्रणाली उपागम में आपको कठोर और मृदुल शिल्प उपागम दोनों देखने को मिलता है, यानी ये दोनों को साथ में लेके चलता है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर डाउट है आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। लेकिन अगर पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों को भी इन्वाइट करिए, चैनल के साथ जोड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।